SEBI LODR regulations 2015. LODR stands for Listing Obligation and Disclosure Requirements. तो सेबी एक्ट जो है 1992, उसके बाद बहुत सारे सेबी के रेगुलेशंस आए, वन ऑफ विच इज सेबी LODR 2015. ये क्यों आया है, उसका स्कोप क्या है, पहले वो समझ लो. On 2nd September 2015, the SEBI notified LODR regulations with the following objectives. दो ऑब्जेक्टिव्स से उसने निकाला. पहला, टू अलाइन द क्लॉजेज ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट एंड द कंपनीज एक्ट 2013. लिस्टिंग अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट होती थी कंपनीज और रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बीच में. ये अग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉजेज होते थे, तो आपको लिस्टिंग के टाइम पे वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने होते थे. एंड कंपनीज एक्ट जो है वो सारी कंपनीज को अप्लाई करती थी, ऑल द कंपनीज. ये दोनों में कभी कभार थोड़ा तकरार होता था, कोई कोई पॉइंट अलग अलग होता था, तो वो दोनों को अलाइन करने के लिए पहले तो. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था टू कंसोलिडेट द कंडीशंस अंडर डिफरेंट सिक्योरिटी लिस्टिंग अग्रीमेंट्स इन वन सिंगल रेगुलेशन. बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटीज का अलग अलग टाइप का लिस्टिंग अग्रीमेंट होता था. हर एक कंपनी को बहुत सारे अलग अलग लिस्टिंग अग्रीमेंट के थ्रू जाना पड़ता था. शेयर्स का अलग रहेगा, डिबेंचर्स का अलग रहेगा वगैरह. एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, तो कितने सारे लिस्टिंग अग्रीमेंट्स होंगे, सब में अलग अलग क्लॉजेज होंगे, सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल रेगुलेशन बनाना है. फिर आप कोई भी चीज लिस्ट करो, आप कैसी भी कंपनी हो, आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा. चलो रेगुलेशन 3 देखते हैं फटाफट. एप्लीकेबिलिटी ऑफ LODR. तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, LODR shall apply to the listed entities which have listed any of these on recognized stock exchange. मतलब और कहीं पे कुछ और लिखा रहेगा तो वो फॉलो करो. अदरवाइज LODR वेरी सिंपल है. अगर आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ये इसमें से कुछ भी लिस्ट किया हुआ है तो आपको LODR अप्लाई कर जाएगा. इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह हो गया, लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और SME और इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. तो बेसिकली जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनी, वो मेन बोर्ड पे लिस्ट हो जाती है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के. SME जो होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल कंपनी जो लिस्ट हो रहा है. एंड इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म मतलब ये इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पहले बोला जाता था. तो बेसिकली फॉर बिगर इंस्टीट्यूशंस, उनको जो ट्रेड वगैरह करना होता है उसके लिए. तो इनमें से, ये तीनों में से कहीं पे भी अगर आपने इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्ट किया, या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जैसे डेट हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, ये लिस्ट किया, या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो बाहर की कंपनी जब भी इंडिया आती है फंड रेजिंग के लिए और लिस्टिंग के लिए, तो वो IDR इशू करता है इंडियंस को. एंड ये जो IDR है, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये भी लिस्ट हो जाता है इंडिया में. फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स अगर लिस्ट किए हुए हैं, एंड सिक्योरिटी रिसीट्स ऑफ सरफेस ही, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन होता है ना जब भी, अगर समझो देयर इज अ स्पेशल पर्पस एंटिटी, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो बहुत सारे बोरोवर्स होते हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ रहता है. बैंक ये बैड लोन्स जो होती है वो सेल कर देता है एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को या एक स्पेशल पर्पस एंटिटी को. ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो है वो आगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करता है. ठीक है, तो QIB लोग उनको पैसा देते हैं. ये इंडस्ट्री जो ऐसा ही है, इट इज ओनली फॉर QIB. सो याद रखना, ये इंडस्ट्री जो है नॉट फॉर यू एंड मी, बेसिकली फॉर बिगर इन्वेस्टर्स. नाउ इन दिस इंडस्ट्री, ये जो SP है उसको फंड्स आया QIB के पास से, एंड वो उसको सामने क्या इशू करता है, तो ये सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करता है. दीज आर जस्ट लाइक बॉन्ड्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वगैरह सब डिसाइड होता है. फिर SP ये पैसे जो है वो बैंक को दे देती है, और बैंक से क्या करती है, ये जो बैड लोन्स है वो बाय कर लेता है. ओके, एनीवे, तो ये जो रिसीट्स होते हैं ये भी लिस्ट हो सकते हैं. सो नाउ इसमें से कुछ भी लिस्ट किया हो, इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स या सिक्योरिटी रिसीट्स, कुछ भी एक भी चलेगा तो आपको LODR अप्लाई कर जाएगा. उसके बाद छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ पे, मार्केट कैप क्राइटेरिया मेक्स लिस्टेड एंटिटीज liable to comply with some regulations. These regulations apply even if market cap falls below the threshold. तो आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि there is a particular rule, let's say this is XYZ regulation, ठीक है. This applies to let's say top 1000 companies. वो 1000 कैसे पता चलेगा, तो लास्ट ईयर का जो 31 मार्च था ना, उस पे तुम्हारा मार्केट कैप देख के, अब मार्केट कैप देखा और मैं उसमें फॉल हो गया तो मैंने ये रेगुलेशन फॉलो करना है. बट व्हाट इफ बाद में मेरा मार्केट कैप गिर गया, तो भी करना है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, इसके बाद आता है की फीचर्स ऑफ LODR.
इसमें की फीचर्स में चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1, कंपनी मस्ट हैव ऑप्टिमम कॉम्बो ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। याद करो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जस्ट लाइक योर एम्प्लॉइज जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बट नॉन एग्जीक्यूटिव जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिर्फ ओवरसाइट का काम करेंगे। विथ एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब ओवरसाइट वाले ज्यादा चाहिए हमको, मोर देन 50% लोग चाहिए ताकि झोल थोड़े कम हो सके, क्योंकि अगर अंदर वाले ही पूरा कंपनी हैंडल करेंगे ना तो शेयर होल्डर्स के लिए वो डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, ये लोग झोल कर सकते हैं। मिनिमम एज ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोला है, एटलीस्ट 21 ईयर्स। एंड बीओडी शुड हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, वुमेन भी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब अगेन देयर आर मेनी रूल्स, बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेज है, अपन कंपनीज एक्ट में ये पढ़ेंगे, तो बेसिकली रिलेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी से, अभी के लिए शॉर्ट में इतना समझेंगे। कब तक ये एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, बाय 1 अप्रैल 19 फॉर टॉप 500 कंपनीज, बट बाय 1 अप्रैल 20 फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। तो अपने को ये वाला फॉलो करना है एग्जाम के लिए। एज पर मार्केट कैप ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये रैंकिंग जो होता है कैसे निकलता है, मार्केट कैप के बेसिस पे। व्हाट इज मार्केट कैप, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च ट्रेडेड नहीं होगा तो 30 मार्च ले लो, वो नहीं होगा ट्रेडेड तो 29 मार्च ले लो। वैसे रैंकिंग से आपको टॉप 500 मिलेगी, वो टॉप 500 लोगों को 1 अप्रैल 19 से ही एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना है बोर्ड पे। या तो अगर आप 1000 में फॉलो, तो मतलब आपका रैंक अगर 700 होता है फॉर एग्जांपल, तो आप ये केस में फॉलो जाओगे टॉप 1000 में, तो 1 अप्रैल 2020 का आपका डेट आ जाएगा, तो तब से आपको वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही है। यू शुड हैव दैट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड बाय 1 अप्रैल 20। फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, तो पहली बात तो ये बुलेट जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, ओके। सेक्शन 8 के अलावा जो भी कंपनीज होंगी वो ये फॉलो करेगी। लेट्स अज्यूम टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर 12, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 12 नॉट इंडिपेंडेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 12 डायरेक्टर बैठे, तो इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, तो इट विल डिपेंड ऑन द चेयरपर्सन। इफ द चेयरपर्सन ऑफ द बीओडी इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब कि वो डे टू डे एक्टिविटी वाला काम नहीं करता है, वो बाहर वाला कोई बंदा रहेगा जो सिर्फ ओवरसाइट करता है। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है देन नॉर्मली 1/3 ऑफ द बीओडी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 1/3 मतलब अगर 12 है अपने टोटल डायरेक्टर्स तो उसका 1/3 आएगा 4 डायरेक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी एटलीस्ट 4। ये इक्वल टू नहीं, सॉरी ये एटलीस्ट 4 है, मतलब ऑफ कोर्स 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 4 हो गया। अगर यही चेयरपर्सन जो नॉन एग्जीक्यूटिव तो है, डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करता है, बट इफ ही और शी इज ऑल्सो अ प्रमोटर, वो खुद प्रमोटर भी है कंपनी का, और इज रिलेटेड टू अ प्रमोटर, और इज रिलेटेड टू एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग अ मैनेजमेंट पोजिशन एट द लेवल ऑफ बीओडी और एट वन लेवल बिलो द बीओडी। मतलब बेसिकली ये बंदा मैनेजमेंट पोजीशन पे है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बंदा है वो, या बीओडी के नीचे जो हायरार्की में होगा ना आपकी कंपनी में उसका बंदा है ये, और अगर उससे आप रिलेटेड हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द बीओडी। अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, अब यहाँ पर एटलीस्ट हाफ मतलब एटलीस्ट 6 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये फर्स्ट वाले केस में एटलीस्ट 4 था, अब एटलीस्ट 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव तो है बट वो अंदर वाला हो गया ना, बिकॉज वो प्रमोटर है या तो वो रिलेटेड है किसी से। रिलेटेड का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये आगे मैंने लिखा है नोट। एंड अगर ये जो प्रमोटर है फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी है तो उसके लिए मैंने अलग से केस लिखा, ओके। अच्छा ये केस नहीं होता है, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, मतलब कि इफ देयर इज नो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द बीओडी, मतलब अगेन एटलीस्ट 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, मतलब कि शायद एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होगा, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एटलीस्ट 6 चाहिए होंगे। अब ये जो प्रमोटर है अगर वो कंपनी है तो क्या है, related to a promoter, if promoter is a company, means related to its directors, employees, nominees other than independent directors if the promoter is a listed company। इसका मतलब क्या होता है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, समझो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ये एक लिस्टेड कंपनी है, एंड उसका प्रमोटर लेट्स अज्यूम टीसीएस, वो भी लिस्टेड कंपनी है, लेट्स अज्यूम कि ये उसका प्रमोटर है।
ये उसका प्रमोटर है। तो हम टाटा मोटर्स लिमिटेड का बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझो, हम इसके लिए एलओडीआर का रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं। अब ये जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है, उसका प्रमोटर जो है वो कंपनी है, ये दिख रहा है ना, टीसीएस लिमिटेड उसका प्रमोटर है। तो रिलेटेड टू प्रमोटर का मतलब क्या होता है पता है? टाटा मोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके प्रमोटर टीसीएस का डायरेक्टर हो। क्या बोला, वापस बोलता हूँ, टाटा मोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, टाटा मोटर्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, 1/3 या हाफ। तो टाटा मोटर्स का प्रमोटर टीसीएस, उसका आप डायरेक्टर हो या उससे आप रिलेटेड हो, तो आप वो कैटेगरी में फॉलो हो जाओगे रिलेटेड वाले में, जिसमें रिक्वायरमेंट हो जाएगा एटलीस्ट हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, तो रूल ऐसा बात करता है, रिलेटेड टू अ प्रमोटर मींस रिलेटेड टू डायरेक्टर। तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो, दैट इज ऑल्सो रिलेटिव। टीसीएस का जो डायरेक्टर है वो भी रिलेटिव हो गया, एंड वो डायरेक्टर से रिलेटेड हो आप, तो भी आप वो कैटेगरी में फॉल हो गए रिलेटिव वाले में। बट अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब के यू इफ यू आर रिलेटेड टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ टीसीएस, तो पहली बात तो ये बंदा जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए यू शुड बी अनरिलेटेड, इसके लिए उसको एक्सेप्शन में डाला। फिर एम्प्लॉय से अगर आप रिलेटेड हो, टीसीएस के एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, या कोई तो भी नॉमिनी से आप रिलेटेड हो। नॉमिनीज नॉर्मली क्या होता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो लोग नॉमिनी डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट करते हैं ऑन द बोर्ड। ओके, सिमिलरली अगर आपका प्रमोटर कंपनी है बट अनलिस्टेड कंपनी है, तो भी सेम रूल है, सिर्फ ये एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटा दिया है। मतलब रिलेटेड टू अ प्रमोटर मींस रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज और नॉमिनीज। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या ना हो कोई भी चलेगा। मतलब इफ यू आर रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डायरेक्टर, आप रिलेटेड टू द प्रमोटर माने जाओ। ओके, कितने डायरेक्टर्स बैठने चाहिए बोर्ड पे? एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी 1 अप्रैल 19 से, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी 1 अप्रैल 20 से। तो अपन ये वाला याद रखेंगे। तो एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए बोर्ड पे। फिर एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पॉइंट है, अ लिस्टेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स। नया कॉन्सेप्ट है एसआर इक्विटी शेयर्स, मतलब शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। नॉर्मली अगर 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट काउंट होता है मीटिंग में, तो इनका 1 शेयर जो रहेगा ना वो 10 वोट्स काउंट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी सुपीरियर वोटिंग राइट वाला शेयर्स अगर आउटस्टैंडिंग है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द बीओडी। मतलब कि अगर 12 डायरेक्टर्स थे तो 6 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि सुपीरियर वोटिंग राइट्स है थोड़े लोगों के पास, दे कैन मिसयूज दैट। फिर नो लिस्टेड कंपनी कैन अपॉइंट अ पर्सन or continue directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of 75 years। मतलब नॉर्मल रूल क्या बोलता है, अगर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, मतलब के डे टू डे वाला बंदा नहीं, ओवरसाइट वाला बंदा अगर आपको चाहिए, तो वो है ना थोड़ा डिसेंट एज का होना चाहिए, वो ओल्ड नहीं होना चाहिए, काफी एक्सपायरी डेट नहीं आना चाहिए उसका। तो that listed company can appoint, can't appoint और continue the directorship। मतलब अगर आपको कोई ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना है जो 75 ईयर्स का हो गया, या समझो अपॉइंटेड ऑलरेडी था बट ड्यूरिंग हिज टेन्योर वो 75 ईयर्स हो गया, तो यू कांट कंटिन्यू दैट अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास। अगर आपका रीजन वगैरह सब प्रॉपर रहेगा तो शेयर होल्डर्स आपको एसआर पास करके दे देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ठीक है। एंड साथ साथ में explanatory statement annexed to the notice indicates justification for appointing that person। मतलब आप जब भी ये मीटिंग, जो मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने वाला है ना, उसके मीटिंग का आप एक नोटिस भेजते हो, ये वाला। ये नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है जिसमें डिटेल्स लिखी होती है। तो उसमें आपको जस्टिफिकेशन लिखना है क्यों ये पर्सन को मैं अपॉइंट करूं, इवन दो ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 75 ईयर्स। शायद वो एक्सपर्ट होगा, नॉलेज होगा वगैरह वगैरह। एंड एक और पॉइंट है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22, तो बहुत टाइम है इसको। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज शैल एंश्योर दैट द चेयरपर्सन ऑफ द बीओडी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव। मतलब कि डे टू डे वाला बंदा नहीं चाहिए, एंड नॉट बी रिलेटेड टू एनी एमडी और सीईओ। एमडी सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और ये जो पर्सन रहेगा चेयरपर्सन वो नॉन एग्जीक्यूटिव ही होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। रिलेटिव का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आएगा।
फिर बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर था। अगेन एक डिस्क्लेमर है, कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा होगा तो लिस्टेड कंपनी को सबसे स्ट्रिक्ट वाला फॉलो करना होता है, एलओडीआर फॉलो करना होता है उनको। ओके, बोर्ड मीटिंग्स का कॉन्सेप्ट, बोर्ड मीटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू द बोर्ड। रेगुलेशन 2, द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 times a year। एटलीस्ट 4 times a year ये लोग मीट करने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट बी 120 days। तो 4 टाइम मिलो एंड 2 मीटिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा 120 डेज का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कोरम क्या रहेगा ये मीटिंग के लिए, तो रेगुलेशन 2A बोलता है, फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 19 एंड टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी 1 April 20 से quorum shall be higher of 1/3 of the total directors or 3 directors whichever is higher। इसका मतलब होता है whichever is higher। अगर फॉर एग्जांपल 12 डायरेक्टर है तो पहले उसका 1/3 निकालो which is 4 और 3 डायरेक्टर्स whichever is higher, तो 4 आएगा, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट। अब मिस्टेक मत करना, लास्ट टाइम भी बोला था इसमें ऐड 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोला है, ये नहीं ऐड नहीं करना आपको। ये जो 4 आंसर आया ना आपका 4 डायरेक्टर्स, इसी में से एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए एंड 3 वुड बी अदर्स, मतलब के नॉर्मल डायरेक्टर्स। और ये एटलीस्ट बोला है, मतलब 1 2 3 या 4 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इट विल इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एंड एक और पॉइंट है, पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑडियो विजुअल मींस इज आल्सो काउंटेड हियर। कैसे भी जाओ, ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपको मीटिंग में जाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स था रेगुलेशन 17 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स मतलब कि एक बंदा कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, याद करो, अगर कोई भी डायरेक्टर 3 months के लिए अगर अब्रॉड जाता है तो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसके सब्सटीट्यूशन में अपॉइंट होता है। तो अगर आप वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बने हो ना, सब्सटीट्यूट बने हो, तो भी आप यहाँ पर काउंट हो जाओगे। ओके, तो कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो, तो देखो, डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज कैन होल्ड डायरेक्टरशिप इन मैक्सिमम 8 लिस्टेड कंपनीज एज अ डायरेक्टर। बट ये आउटडेटेड है क्योंकि ये 1 April 19 का है। अपने एग्जाम के लिए 1 April 20 वाला पढ़ेंगे। तो डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज कैन होल्ड डायरेक्टरशिप इन मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज एज अ डायरेक्टर, इंक्लूडिंग दिस कंपनी। ये लिस्टेड वाले को इंक्लूड करके टोटल 7 लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लेट्स से आप रिलायंस में, मतलब कि आप 1 कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हो तो 7 लिस्टेड कंपनी टोटल बोला है, मतलब कि ये जो 7 लिस्टेड कंपनी बोला ना, इसका 2 पार्ट करेंगे। एक कंपनी ऑलरेडी रिलायंस है तो बाकी की 6 अदर कंपनीज चलेगी, इसका मतलब ये होता है। तो 7 इन ऑल, ओवरऑल वो एक मैक्स लिमिट है। तो अगर आप लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर हो तो मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में ही आप डायरेक्टर बन पाओगे। अनलिस्टेड फिर कितना भी बनो, नो प्रॉब्लम। सी अनलिस्टेड के लिए यू विल फॉलो कंपनीज एक्ट। ओके, तो 7 लिस्टेड कंपनी। एंड अगर इंडिपेंडेंट का पूछा रहेगा तो अगर आप रिलायंस में डायरेक्टर हो, ये लिस्टेड एंटिटी रिलायंस है, इसमें आप डायरेक्टर हो, then you can hold directorship in maximum 7 listed companies as independent director। मतलब कि 7 लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो, 7 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। ये दोनों एडिशन में नहीं है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, ये एडिशन में नहीं है। ये 7 लिस्टेड कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला ना, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी आखिर में डायरेक्टर ही होते हैं ना। मतलब आई कैन से कि अगर रिलायंस वो एक कंपनी है जिसमें ये बंदा नॉर्मल डायरेक्टर है, अगर रिलायंस में ये नॉर्मल डायरेक्टर है एंड लेट्स से 4 कंपनीज में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो अब जो ओवरऑल लिमिट है वो 7 ही रहेगा, भले वो डायरेक्टर्स हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, मिला के ओवरऑल लिमिट 7 ही रहने वाला। तो 5 ऑलरेडी हो गया कंपनी, तो अब 2 कंपनी में वो नॉर्मल डायरेक्टर बन सकता है मैक्सिमम, टोटल हो गया 7। तो ये जो 7 है इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, क्या वो रिलायंस में अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड वैसे ही 6 अदर कंपनीज में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो चलेगा? तो आंसर इज यस, बिकॉज ये केस में भी टोटल 7 ही हो रहा है, तो ये भी चलेगा। फिर एक और है, he can hold directorship in maximum 3 listed companies as independent director,
if he or she serves as whole time director or managing director. समझो ये रिलायंस का whole time director और managing director अगर है तो he can be independent director in maximum 3 listed companies. क्यों? क्योंकि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर का काम बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, तो वो टाइम डिवोट नहीं कर पाएगा दूसरे कंपनीज में, इसके लिए बाहर सिर्फ 3 कंपनीज में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा. ओके, एंड ये सेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने नोट भी डाल दिया, आईडी इज काउंटेड एज डायरेक्टर ओनली एंड लिस्टेड मीन्स हुज शेयर्स आर लिस्टेड एंड नॉट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. हमने देखा ना आईडीआर, म्यूचुअल फंड, डेट सिक्योरिटी सब कुछ लिस्ट होता है, यहाँ पर सिर्फ हम शेयर्स का बात कर रहे हैं. तो ये जो भी कंपनीज है ना 7 लिस्टेड, 3 लिस्टेड, ये सारी की सारी कंपनीज का हम बात कर रहे हैं जिसके शेयर्स लिस्टेड है. ओके ओके, नेक्स्ट है ई पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमिटी मेंबरशिप. तो बहुत सारी कमिटीज है, ऑडिट कमिटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है. तो ऐसा है कि अगर आपको ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में रहना है तो सम रिस्ट्रिक्शंस विल अप्लाई टू यू. ये दोनों को गोली मार दो, हियर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. तो देख लो, पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ कमिटीज इन मैक्सिमम 10 कंपनीज, मतलब 10 कंपनी में मैक्सिमम आप कोई भी कमिटी में मेंबर बन सकते हो. अ पर्सन शैल बी चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज इन मैक्सिमम 5 कंपनीज. तो चेयरपर्सन है तो 5 कंपनी के कमिटीज में, एंड मेंबर है तो 10 कंपनी के कमिटीज. Only 2 committees, Audit Committee and Stakeholder Relationship Committee, shall be considered for this regulation in determining the limits. इसके बाद तो बेसिकली नॉमिनेशन, नॉमिनेशन एंड आरएमसी को तो काउंट ही नहीं करेंगे. इसके बाद ऐसा लिखा है, इंक्लूड एंड काउंट ओनली पब्लिक कंपनीज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एंड एक्सक्लूड ऑल अदर कंपनीज. जैसे कि प्राइवेट कंपनी है तो डोंट काउंट, मतलब बेसिकली फ्रीली अलाउड. फॉरेन कंपनी डोंट काउंट, सेक्शन 8 कंपनी डोंट काउंट. हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, मतलब ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसने अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट लिस्ट किया हुआ है मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से उसका जो शेयर्स है ना, शेयर्स आर स्टिल अनलिस्टेड. ओके, सो बेसिकली शेयर्स लिस्ट नहीं किया हुआ, बट लेट्स से उसने ना अपना डेट लिस्ट किया हुआ. ये भी होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, आप खाली डेट लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि बॉन्ड्स. तो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या नॉन कन्वर्टेबल डेट अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा का आपने लिस्ट करवाया है तो इन दैट केस ये कंपनी को भी हम काउंट नहीं करेंगे. तो ये याद रखना कि हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज जो है वो भी यहां पर नहीं आएगी, एंड ओनली लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज आएगी अपार्ट फ्रॉम दैट. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया हुआ है, ये याद. समझो मिस्टर ए इज अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, ये काउंट करना होता है, ऑफ 9 पब्लिक कंपनीज, पब्लिक बोला है ना, ये भी काउंट करना है. 12 प्राइवेट कंपनीज, 12 प्राइवेट कंपनीज है तो हम इग्नोर करते हैं, प्राइवेट काउंट नहीं करेंगे. एंड 1 फॉरेन कंपनी, ये भी हम इग्नोर करेंगे, काउंट नहीं करेंगे. तो टोटल काउंट 9 पब्लिक कंपनी का है, और ये मेंबर बना है ना, मेंबर बना है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 10 तक का लिमिट था. वैसे ही एग्जांपल था, मिस्टर बी इज अ चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ एटलीस्ट 3 लिस्टेड कंपनीज. चेयरपर्सन है, लिस्टेड है तो ऑफकोर्स काउंट करना है, मैक्सिमम लिमिट 5 का है. फिर 10 सेक्शन 8 कंपनीज में भी वो चेयरपर्सन है, तो ये सेक्शन 8 कंपनी अपन काउंट ही नहीं करते. एंड ऑल्सो अ चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी ऑफ 3 लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी तो हम काउंट करते हैं, बट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी काउंट नहीं करना है, सिर्फ ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी काउंट करना था. इसके लिए अगेन नो प्रॉब्लम, क्योंकि काउंट सिर्फ 3 लिस्टेड कंपनी तक का पहुंचा है, और यहाँ पर मैक्सिमम अपने को 5 कंपनीज बोली गई थी. ओके, फिर 2 और फीचर है, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी जो आगे पढ़ेंगे, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी, वो भी आगे पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 30. नाउ दिस आंसर इज जस्ट लाइक ऑडिट का आंसर, बहुत बेसिक, बहुत थ्योरी आंसर था. क्या क्या आपको डिस्क्लोजर करने होते हैं, तो ऑल द मटेरियल डिस्क्लोजर्स, जैसे फर्स्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ आरपीटी शुड बी लेड बिफोर द ऑडिट कमिटी. फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का नॉन कंप्लायंसेस होगा तो रिपोर्ट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. कभी कभार अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डेज फॉलो नहीं किया होता है, डिविएट किया होता है, तो वो आपको रिपोर्ट करना होता है. आईपीओ प्रोसीड्स का
जो डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोसीड्स टू द ऑडिट कमिटी, मतलब कितना पैसा आया वो आपको ऑडिट कमिटी को बताना है। एंड यूटिलाइजेशन आपको डिस्क्लोज करना है क्वार्टरली ड्यूरिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। मतलब पहले तो प्रोसीड्स आया तो ऑडिट कमिटी को डिस्क्लोज करो, यूटिलाइजेशन जो रहेगा वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको दिखाना पड़ेगा कैसे यूटिलाइज किया, एंड डिस्क्लोज द यूटिलाइजेशन फॉर पर्पसेस अदर देन दोज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट। जब भी आप पैसा रेज करोगे तो आप एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह आप फाइल करते हो, उसमें जो आपने पर्पसेस लिखे हैं आपने उसके अलावा अगर ये पैसा यूज किया पब्लिक का तो वो डिस्क्लोज करना है आपको एनुअली, एंड दिस विल बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ओके, फिर डायरेक्टर्स के बारे में डिस्क्लोजर होगा, पेक्यूनरी या मॉनेटरी रिलेशन, मतलब कि बेसिकली सैलरी, रेम्यूनरेशन, परक्यूजेट्स या कोई भी टाइप का ऐसा मॉनेटरी रिलेशन, और ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद द कंपनी, मतलब कि जो ओवरसाइट करने के लिए डायरेक्टर्स आते हैं कंपनी में, उन्होंने कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन अगर किया रहेगा तो वो डिस्क्लोज करना है आपको एनुअल रिपोर्ट में। फिर अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट शुड बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स। यही डायरेक्टर्स का ही कंटिन्यूएशन है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ या री अपॉइंटमेंट हुआ डिस्क्लोज करो। क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो उसका ब्रीफ रेज्यूमे, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, एक्सपर्टीज किस में है वो डिस्क्लोज करो, कंपनीज इन विच ही और शी इज अ डायरेक्टर और कमिटी मेंबर, दूसरे कौन से कंपनीज है जिसमें ये डायरेक्टर या कमिटी मेंबर है वो डिस्क्लोज करो, एंड देयर शेयर होल्डिंग बेसिकली ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या शेयर होल्डिंग है ये कंपनी में वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। It will be a part of annual report. Make disclosure regarding steps taken from environment, social and governance ESG perspective. ये ESG क्या होता है तो याद करो, एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो, पॉल्यूशन वगैरह कम करने के लिए। सोशल मतलब कि ह्यूमन राइट्स या किसी लोगों का भला हो उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप अपने लेबरर्स को अच्छे से ट्रीट करते हो, उनको सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा देते हो, या किसी किसी को फ्री में खाना देते हो, कोई भी टाइप का ऐसा जिसमें ह्यूमन राइट्स उसका वायोलेशन ना हो, बल्कि ह्यूमन राइट्स को ये लोग अप्रिशिएट करें। या गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए स्टेप्स लो। गवर्नेंस में क्या आता है, बेसिकली फ्रॉड नहीं होना चाहिए कंपनी में, कंपनी को कैसे आप गवर्न करते हो उसके लिए भी आपको स्टेप्स लेने होंगे। तो ये जो भी आपने स्टेप्स लिए उसको BRS, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के द्वारा एनुअल रिपोर्ट में आपको ये डिस्क्लोज करना होता है। उसके बाद MDA करके होता है डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। MDA रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट में क्या क्या होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में, तो मैटर्स लाइक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मतलब कि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हो तो टेलीकॉम का जो पूरा इंडस्ट्री है कैसे इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है वगैरह। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या है आपकी कंपनी को। सेगमेंट एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, इसमें एक एग्जांपल दिया था, अगर सेगमेंट में आप शैम्पूज कंसिडर करो, HUL का एग्जांपल ले सकते हो। अगर सेगमेंट में शैम्पूज है तो प्रोडक्ट वाइज में डव आ सकता है, फिर और कोई शैम्पू आ सकता है, समझो सनसिल्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट नो कौन से कंपनी का है, बट जस्ट गेट द आइडिया, सेगमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट वाइज आपको देना है। आउटलुक ऑफ द फ्यूचर, आउटलुक ऑफ द फ्यूचर मतलब बेसिकली आगे अहेड, लेट्स से 5 years और 10 years डाउन द लाइन आपको क्या लगता है वगैरह वगैरह। मटीरियल डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब कस्टमर्स, सप्लायर्स के साथ कैसा रिलेशन है, या ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, नया हायरिंग वगैरह हो रहा है एक्सेट्रा। रिस्क्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड देयर एडिक्वेसी, क्या क्या रिस्क है, क्या इंटरनल कंट्रोल आपने रखा है कंपनी में, एंड उनका एडिक्वेसी क्या है, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है वो, कितना यूजफुल है वो। फिर डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, तो कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, बस उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको टिप्पणी देनी होती है शेयर होल्डर्स को। फिर वेबसाइट इन्फो आता है। वेबसाइट इन्फो, quarterly results and presentations made by the company to analysts shall be put on the company's website। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो वेबसाइट पे डालना ही है। प्रेजेंटेशन मेड बाय कंपनी टू एनालिस्ट क्या था, तो बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले या इक्विटी रिसर्च वाले, जो लोग कंपनी को अप्रोच करते हैं, तो ये लोग कंपनी वाले उनको, एनालिस्ट को कोई प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसे आएगा वैसे आएगा, थोड़ा बहुत एक हिंट देते हैं। तो वो भी आपको कंपनी के वेबसाइट पे डालना है ताकि सब लोग पढ़ पाए उसको। एंड शैल बी सेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो ऑन विच द कंपनी इज लिस्टेड, टू बी अपलोडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस वेबसाइट।
तो पहली बात, अगर आप रिलायंस हो तो रिलायंस के खुद के वेबसाइट पे तो आपको डालना ही है, मतलब ये RIL.com पे तो डालना ही है। साथ में आपको ये चीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजना है, ताकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज.com BSE.com पे भी ये रिजल्ट्स है और प्रेजेंटेशन जो है वो पहुंच जाए। फिर एक फीचर है एलओडीआर का CEO और CFO सर्टिफिकेशन के ऊपर। CEO and CFO shall certify to the board of directors that they have reviewed the financial statements and the cash flow statement and those are true to the best of their knowledge। तो कभी भी CEO और CFO जो है वो BOD को ये रिव्यू करके देंगे पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Certificate must be submitted annually before or at the time when the annual accounts are presented to the BOD। ये जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग BOD को प्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स, तो ये अकाउंट्स अभी प्रेजेंट कर रहे हैं वो टाइम पे, और बिफोर दैट टाइम इनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है कि इट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अपॉइंटमेंट ऑफ CFO विल नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी। वो कमिटी का प्रायर अप्रूवल मिलेगा तो ही आप वो पर्सन को CFO अपॉइंट कर पाओगे। फिर एक फीचर है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Report on corporate governance. This report is a part of annual report and it includes information about the BOD। BOD के बारे में क्या क्या इन्फो रहेगा, तो कॉम्पोजिशन मतलब के कैसे कैसे टाइप के BOD है, बोर्ड मीटिंग्स के बारे में डिटेल रहेगी, अटेंडेंस किस किसने अटेंड किया वगैरह, फिर ऑडिट कमिटी के ऊपर इन्फो जाएगा, रेम्यूनरेशन कमिटी पे जाएगा, शेयर होल्डर्स ग्रीवेंस कमिटी पे जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, तो ग्रीवेंसेस कितने रिसीव हुए, कंप्लेंट्स कितने रिसीव हुए, कितने सॉल्व हो गए, कितने पेंडिंग है एक्सेट्रा। जनरल बॉडी मीटिंग्स के बारे में, या फॉर दैट मैटर AGM समझ लो इसको, तो उसका लोकेशन एंड टाइम ऑफ लास्ट 3 AGMs ये सब आपको डिस्क्लोज करना होगा वो रिपोर्ट में। पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, मंदिर का एक चंदा का बॉक्स होता है, इसमें आपको जाके वोट डालना होता है ये बॉक्स में। शेयर होल्डर की मीटिंग में आप जाओगे तो आपको ये बॉक्स में वोट डालना है, उसको हम बोलते हैं पोस्टल बैलेट प्रोसीजर। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कोई पास किया रहेगा या प्रपोज टू बी पास यूजिंग दिस पोस्टल बैलेट प्रोसीजर, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस था, कैसे वोट हुआ, कितने वोट्स आए वगैरह वगैरह, एंड एनी अदर डिस्क्लोजर। तो ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रिपोर्ट। Next up, very important about committees. So audit committee, nomination remuneration committee, stakeholder relationship committee, ये तीनों committee is for all listed companies. But जो risk management committee है ना, उसमें एक amendment आया है. It applies only to top 1000 listed companies by market capitalization at the end of last financial year, and also to high value debt listed companies जिसका 500 crore और more का non convertible debt list किया हुआ हो। तो ये इन दोनों को ही सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनानी है, बाकी लोगों को नहीं बनानी है। बट अदर 3 कमिटीज आर फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज, टेक अ नोट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल द 4 कमिटीज। तो पहला है कॉम्पोजिशन एंड उसमें है मेंबर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स। चेयरपर्सन जो है वो नीचे देखेंगे। सो अबाउट मेंबर्स, ऑडिट कमिटी रेगुलेशन 18 बोलता है देयर हैज टू बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 2/3 of the members, at least 2/3 should be independent directors। but अगर outstanding SR equity shares, superior vote rights वाला, मतलब के different voting rights मिलता है थोड़े लोगों को, in that case all members have to be independent directors compulsory। all members shall be financially literate and at least one member shall be having accounting and financial management related expertise। तो ये कंपनी लॉ में जो था उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे पहली बात तो all the members have to be financially literate and at least one member shall be having accounting and FM expertise। अब ये देखेंगे what is financial literate and all of that, ये टेबल के नीचे देखेंगे। नेक्स्ट, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी रेगुलेशन 19, वो बोलता है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए ये कमिटी में। ऑल डायरेक्टर्स हैव टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब ये अंदर वाले नहीं चाहिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नहीं चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव बाहर वाले लोग चाहिए। एटलीस्ट 50% शुड बी इंडिपेंडेंट, बट अगर आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है तो एटलीस्ट 2/3 हैज टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे बोला है कि नॉर्मली हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट, बट एसआर है तो 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। ऑडिट कमिटी में बोला था कि नॉर्मल केसेस में 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट, बट अगर एसआर इक्विटी है तो ऑल हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो याद रखना, हाफ का 2/3 हुआ, यहाँ पे 2/3 का ऑल हो गया। देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी रेगुलेशन 20, तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स हैव टू बी प्रेजेंट इन द कमिटी।
at least one independent director has to be there. If company has outstanding SR equity shares, तो at least 2/3 has to be independent. तो यहाँ पे ऐसा है कि normally एक independent director चलेगा, but SR equity shares है तो at least 2/3 of the committee has to be independent. Risk management committee regulation 21, at least 3 members होने चाहिए और वो members में majority directors होने चाहिए. इसका मतलब क्या है? तो बाकी सब जगह पे ना जो भी कमिटी है ना उसका मेंबर कौन बन सकता है? तो डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर. बट आरएमसी एक ऐसा है जहां पे सिर्फ एटलीस्ट 3 मेंबर्स बोला है और उसमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, मतलब अदर देन डायरेक्टर भी लोग आ सकते हैं. यस, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल बी द मेंबर्स. तो कंपनी के ही बड़े बड़े पोस्ट वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो लोग आ जाएंगे. अगर आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है तो एटलीस्ट 2/3 हैज टू बी इंडिपेंडेंट, अदरवाइज 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब सेम एज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के एक इंडिपेंडेंट चाहिए नॉर्मली, एसआर इक्विटी शेयर्स है तो एटलीस्ट 2/3. अब चेयरमैन की बात करते हैं. तो पहला है ऑडिट कमिटी. चेयरपर्सन has to be independent director and must be present at the AGM of the company to answer shareholders queries. And secretary of the committee will be company secretary of the company. तो बेसिकली CS को सेक्रेटरी बना दो एंड ये जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए एंड AGM में भी आना चाहिए. नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में भी ये पॉइंट तो सेम ही है ये वाला कि चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होगा एंड AGM में आना चाहिए. बट चेयरपर्सन शैल बी अलाउड टू चूज एनीवन टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरीज. खुद नहीं बोलेगा चलेगा बट किसी को चूज कर लो. प्लस चेयरपर्सन ऑफ द होल कंपनी कांट बिकम चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी. जो पूरे कंपनी का चेयरपर्सन है वो ये कमिटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता, whether that chairperson is executive or non-executive. But हाँ, chairperson of the company can become a member of the committee. मतलब basically पूरे कंपनी को जो चेयर करता है वो सिर्फ मेंबर बन सकता है एनआरसी में, नॉट चेयरपर्सन. फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. चेयरपर्सन हैज टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, must be present at AGM of the company to answer shareholder queries. बस. And risk management committee, chairperson has to be the member of BOD. तो कैसा देखो डीमोशन हो रहा है. यहाँ पे बोला इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, यहाँ पे बोला कि इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, बट वो किसी को तो चूज कर सकता है शेयर होल्डर क्वेरीज आंसर करने के लिए. यहाँ पे बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे बोला कि खाली डायरेक्टर होगा तो चलेगा, मतलब मेंबर ऑफ द BOD. तो धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है. आफ्टर दैट कमिटी मीटिंग्स आता है. तो ऑडिट कमिटी है तो एटलीस्ट 4 times a year you have to meet. मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 meetings will be 120 days. तो बेसिकली यू हैव टू टेक केयर कि 2 मीटिंग्स के बीच में 120 तक जाएगा गैप, चलेगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. और ये 4 times है. फिर एनआरसी एटलीस्ट वंस अ ईयर, एसआरसी एटलीस्ट वंस अ ईयर. तो गैप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. एंड हियर आरएमसी एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर बोल दिया है. मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स 180 days. तो याद रखना इधर 4 times a year मीट करना है, मैक्सिमम गैप 120 days ऑडिट कमिटी का. एंड आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी 2 times a year तो मीट करना ही है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स 180 days का. ओके. फिर कोरम का पॉइंट आता है. कोरम में ऐसा है कि अगर ऑडिट कमिटी है तो 2 members of that committee or 1/3 of the members, whichever is higher, but at least 2 independent director तो चाहिए ही चाहिए. नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी ऑलमोस्ट सेम बोलता है, 2 members और 1/3 of the members, whichever is higher, but at least एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी साइलेंट. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2 members और 1/3 of the members, whichever is higher, जैसे पहले था, बट एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए. तो इधर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर साइलेंट है और फिर एक नॉर्मल डायरेक्टर. ओके. फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब क्या होता है? तो अबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड FM एंड अकाउंट्स रिलेटेड एक्सपर्टीज में क्या आता है? तो ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा, रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन. मतलब के फाइनेंशियल मैटर्स में वो थोड़ा सुलझा हुआ बंदा है, उसको बहुत कुछ आता है. बीइंग CEO, CFO, सीनियर ऑफिसर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. मतलब कहीं पे भी वो ऐसा पोस्ट हैंडल करता था जिसको हम बोलते हैं हैविंग फाइनेंशियल ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा. फिर
और 2 नोट्स है. Audit committee at its discretion shall invite the finance director or head of finance or head of internal audit and a representative of statutory auditor. ये लोगों को invite कर सकता है and any other executives to be present at committee meetings. Meetings में ये लोग को invite कर सकता है and occasionally it can meet without the presence of any executives of the listed company. मतलब ऐसा नहीं है कि listed company के कोई भी executives को बुलाना ही है, ये committee उनके बिना भी meet कर सकती है. Audit committee has the powers. क्या क्या powers है? To investigate any activity, to seek info from any employees, obtain outside legal or professional advice, and secure attendance of outsiders with relevant expertise. मतलब investigate करो, employee से कोई detail मांगो, बाहर से कोई legal या professional advice ले लो, and secure any experts attendance in the meeting. बाहर वाले expert का आप यहाँ पर attendance भी ले सकते हो. Some rules may differ from those of the Companies Act. पूरे कमेटी के पार्ट में, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में listed companies must follow the stricter one, which is LODR. फिर compliance officer के ऊपर एक आंसर है. Regulation 6 बोलता है every listed company shall appoint a qualified company secretary as a compliance officer. He or she shall be responsible for 4 functions. पहला, ensuring compliance of regulatory provisions. सारे law comply हुए कि नहीं. Coordination with and reporting to the board of directors, recognized stock exchange and depositories. सारे के सारे coordination ये करेगा and reporting भी करेगा. BOD को, recognized stock exchange को and depositories को. Depository क्या होती है? SEBI Act में हम पढ़ने वाले हैं. फिर ensuring correct procedures have been followed that would result in correct information and reports filed by the company. सारे प्रोसीजर्स वगैरह मेंशन जो भी रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फाइलिंग करनी है, आरओसी वगैरह में कुछ फाइल करना है, तो चेक करो कि सारे प्रोसीजर्स ऐसे हो कि इंफॉर्मेशन जो है वो सही जाए. मॉनिटरिंग ईमेल आईडी ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन ऑफ द कंपनी. तो मॉनिटर करना है, कोई भी कंप्लेंट छूटना नहीं चाहिए. Above regulation, ये जो compliance officer का पढ़ा, it is not applicable in case of mutual funds listed on any stock exchange, since it is governed by SEBI Mutual Fund Regulation 1996. तो above regulation सिर्फ बोला है, मतलब सिर्फ यही वाला compliance officer वाला. फिर share transfer agent के ऊपर regulation 7 बात करता है. The listed entities shall appoint a share transfer agent or it can manage share transfer facility in-house. Share transfer agent खुद अपॉइंट करो बाहर वाला, या अपने आप अंदर ही करो अपने कंपनी में. क्या होता है ये तो देखो, फॉर योर इन्फो, शेयर ट्रांसफर एजेंट या रजिस्ट्रार बोलते हैं इसको, RTA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम ऑफ द ओनर व्हेन अ पर्सन सेल्स शेयर्स. एक बंदे ने शेयर बेचा, दूसरे ने खरीदा, तो अब नेम ऑफ द ओनर चेंज हो जाएगा, तो वो सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स ये लोग मेंटेन करते हैं. Now onwards, very important, quarterly compliances शुरू हो रहे हैं, तो आपको days, due dates याद रखना है और क्या compliance है वो याद रखना है. तो 13 sub regulation 3 जो है वो बोलता है you have to file a statement with recognized stock exchange giving number of investor complaints. मतलब आपको खाली नंबर लिख के देना है कितना investor complaints था, pending at beginning of the year मतलब कि opening balance, received during the year मतलब कि इस साल जितना आया वो, disposed of during the year, एंड पेंडिंग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस. इतना नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स तुमको बताना है एक स्टेटमेंट में 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर. तो ये क्वार्टरली कंप्लायंस है. ऑब्वियसली जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ वैसे ही तुमको 21 डेज के अंदर ये फाइल करना है. नेक्स्ट 27 सब रेगुलेशन 2, सबमिट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय सेबी which shall be signed by compliance officer. अगर वो नहीं है तो chief executive officer CEO. अब what is this governance report? corporate governance report होता क्या exactly? तो it's very simple. corporate governance मतलब कंपनी को कौन रन कर रहा है और कैसे रन कर रहा है, उन सब के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है. तो ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का नंबर ऑफ डेज जो है वो सेम है. क्वार्टर जैसे एंड हुआ 21 डेज के अंदर ये कंप्लायंस रिपोर्ट जाना चाहिए. दिस विल बी एवरी क्वार्टर. 43 सब रेगुलेशन 3, सबमिट क्वार्टरली and year to date standalone financial results and consolidated financial statements also to the recognized stock exchange for all except the last quarter. क्योंकि last quarter में normally option होता है annual सीधा आप दे दो.
एंड ईयर टू डेट क्या होता है, क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर में देंगे, ईयर टू डेट क्या होता है, तो 1 अप्रैल टू द क्वार्टर एंड, मतलब अगर आप फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दे रहे हो ना, तो आप नॉर्मली 1 अप्रैल से लेके 30 जून का रिजल्ट दोगे। बट सेकेंड क्वार्टर रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर का रिजल्ट देना है, साथ साथ में ईयर टू डेट मतलब 1 अप्रैल से लेके ये डेट तक 30 सितंबर तक का भी आपको देना है। वैसे ही हर एक क्वार्टर के लिए आपको ये क्वार्टर टू डेट का भी रिजल्ट देना होता है। एंड ये कितने टाइम में रिजल्ट देना है, तो 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। फिर 31 सब रेगुलेशन 1 बोलता है, सबमिट अ स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह में क्या होता है, तो कितने एफआईआई होल्ड कर रहे हैं मेरा स्टॉक, कितने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कितने रिटेल इन्वेस्टर्स है छोटे छोटे, कितने प्रमोटर्स का होल्डिंग है, वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर आपको ये डिस्क्लोज करना है, सॉरी इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को। और अगर समझो लिस्टिंग होने वाली है, तो 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग आपको स्टॉक एक्सचेंज को बता रहा है, मतलब 1 डे प्रायर क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न था। या अगर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो 10 डेज फ्रॉम कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग इफ द चेंज इज मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, समझो डेट होल्डर्स को हम इक्विटी होल्डर्स वगैरह बना रहे हैं, कोई भी ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग जिसमें चेंज अगर मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा, तो आपको विद इन 10 डेज फ्रॉम दैट कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग आपको इंटीमेट करना होता है। ठीक है, तो ये वाला तो कंपलसरी है ही, 21 डेज फ्रॉम द क्वार्टर तो कंपलसरी है ही। अगर लिस्टिंग हुआ तो सेकेंड वाला हम फॉलो करेंगे, अगर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हुआ तो थर्ड वाला फॉलो करेंगे, मतलब ये तो कंपलसरी करना ही है चाहे कुछ भी हो। और अगर लिस्टिंग हो रहा है तो सेकेंड वाले भी करेंगे फर्स्ट के साथ, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला करेंगे। ओके, फिर 32 सब रेगुलेशन 1, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन फॉर आईपीओ, राइट्स इशू और प्रेफरेंशियल इशू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिविएशन और वेरिएशन क्या होता है, देखो इंडिकेटिंग डिविएशन इन यूज ऑफ फंड्स फ्रॉम द पर्पज इज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट में जब आप पैसा रेज कर रहे हो तो आपने पर्पजेस लिखे होंगे। समझो आपने पर्पज में लिखा कि हमें ना फैक्ट्री पूरा का पूरा खड़ा करेंगे और फैक्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह शुरू करना है, बट ये पैसे से आपने एक बिल्डिंग बाय कर लिया, तो ये पर्पज से डिविएट कर गए, तो वो मेंशन करो। इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशन बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब कि प्रोजेक्टेड आपने कितना एक्सपेंस किया था और एक्चुअल कितना हुआ, वो भी कैटेगरी वाइज, जैसे केपेक्स रहेगा तो उसका प्रोजेक्टेड और एक्चुअल, मार्केटिंग एक्सपेंस रहेगा तो प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल, वर्किंग कैपिटल उसका भी सेम वे, एंड ऐसे हर एक कैटेगरी का है। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया है, तो ये आपको ऐसे ही बोला है क्वार्टर टू क्वार्टर आपको ये सबमिट करना है। एनुअल कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंस में पहला है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रेगुलेशन 33 बोलता है सबमिट एनुअल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सबमिट उसके साथ साथ एनुअल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मतलब आपका एंड कंसोलिडेटेड मतलब आपके साथ होल्डिंग सारी होल्डिंग कंपनीज का मर्ज करके, एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो फॉर्म ए में अगर अनमॉडिफाइड है तो, फॉर्म बी में अगर मॉडिफाइड है तो। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है क्लीन रिपोर्ट या नॉट डिस्क्वालिफाइड या व्हाटएवर यू कॉल इट इन ऑडिट। मॉडिफाइड ओपिनियन में आता है कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा या एडवर्स ओपिनियन रहेगा या डिस्क्लेमर ओपिनियन रहेगा। तो जो क्लीन वाला होता है उसके लिए फॉर्म ए एंड बाकी तीनों के लिए फॉर्म बी फाइल करना। एंड एक और स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस इफ द ऑडिट रिपोर्ट हैज मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर ये तीनों में फॉल होता है ना मॉडिफाइड ओपिनियन में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी। तो टोटल 4 चीज आपको देनी होगी। अगर ये वाले केस में फॉल होते हैं तो 4, पर अगर क्लीन ओपिनियन है तो सिर्फ फर्स्ट 3, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला है इट इज ओनली फॉर इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो। अनमॉडिफाइड है तो फोर्थ का जरूरत ऑफ कोर्स नहीं होगा। कितने टाइम में ये सब पहुंच जाना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ F1। ओके, 34 एनुअल रिपोर्ट आपको देना होता है। सबमिट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंट टू द शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ AGM। आप जब भी शेयर होल्डर्स को AGM का नोटिस भेजते हो तो साथ में एनुअल रिपोर्ट का कॉपी भी भेजना होता है।
तो ये कॉपी आप सबमिट करोगे रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज को कितने टाइम में? नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिस्पैच करोगे, लेट्स से आप कुरियर कर रहे हो, तो जो दिन ये डिस्पैच शुरू हुआ ना, वही दिन आपको भेज देना है ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट, जो दिन कमेंसमेंट हुआ ना कुरियर वगैरह करने का, वो दिन के बाद नहीं, मतलब वो दिन तक आपके पास टाइम है। एंड रिवाइज कॉपी ऑफ रिपोर्ट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर एनी चेंजेस इन द रिपोर्ट। अगर कुछ भी चेंज होता है एनुअल रिपोर्ट वगैरह में, तो नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम आपको ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। एजीएम के विद इन 48 आवर्स आपको ये सबमिट करना होगा अगर कोई चेंजेस है तो। फिर 36 रेगुलेशन बोलता है सेंड एनुअल रिपोर्ट टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। ये शेयर होल्डर्स को आपको एनुअल रिपोर्ट देना है 21 डेज बिफोर द एजीएम। नॉर्मली ये नोटिस के साथ साथ चला जाता है। फिर प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, तो पहली बात इधर हम जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको 2 दिन एक्सक्लूड करने होंगे डेज के कैलकुलेशन में से। नंबर ऑफ डेज विल एक्सक्लूड द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग। डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड कर दो, बीच में जितने दिन है वो आपको काउंट करने। तो देखो प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसके पहले आपको इंटीमेट करना है। देखो फर्स्ट 29 सब रेगुलेशन 1 बोलता है प्रपोजल टू बी कंसिडर्ड रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कोई भी क्वार्टरली हो या एनुअल हो। तो अगर आप बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हो तो 5 डेज इन एडवांस आपको ये बताना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपकी मीटिंग सैटरडे को है, सैटरडे को अगर आपकी बोर्ड मीटिंग है तो 5 डेज इन एडवांस, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आपका ये जो इंटीमेशन है ये संडे को जाना चाहिए। तो संडे वाला डे हम काउंट नहीं करेंगे, बोर्ड मीटिंग वाला डे हम काउंट नहीं करेंगे, तो बीच में 5 दिन बचते हैं, तो ये 5 दिन को हम काउंट करेंगे 5 डेज इन एडवांस। ओके। फिर 29 सब रेगुलेशन 2 है फर्स्ट केस प्रपोजल फॉर बायबैक, फिर वॉलेंटरी डी लिस्टिंग, फिर रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फंड रेजिंग बाय एफपीओ फॉर द पब्लिक ऑफर, राइट्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स होगा एडीआर जीडीआर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो सकता है, डेट इशू, क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, कोई भी नाम से होने दो अगर आप फंड रेज कर रहे हो तो, एंड डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज। ये कोई भी पर्पस रहेगा ना आपका बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने का, तो वो बोर्ड मीटिंग के पहले 2 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको नोटिफाई करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। 2 वर्किंग डेज लिखा है यहाँ पर, बी वेरी वेरी केयरफुल। ऊपर वाले रूल में वर्किंग डेज नहीं लिखा है, ऊपर सिर्फ 5 डेज लिखा है, यहाँ पर वर्किंग डेज लिखा है, तो कोई भी हॉलीडेज जो होगी वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर आपकी मीटिंग फ्राइडे को रखी है आपने, थर्सडे इज 15 अगस्त मतलब कि हॉलीडे है, तो ये वर्किंग डे नहीं हुआ। वेडनेसडे इज अ वर्किंग डे, ट्यूसडे इज अ वर्किंग डे, तो आप इंटीमेशन आपको मंडे तक पहुंचाना है, तो इसको हम बोलते हैं 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। मतलब कि ट्यूसडे और वेडनेसडे वर्किंग डेज है एंड ये नॉन वर्किंग डे है, तो इसको एक्सक्लूड कर दो। एंड इंटीमेशन डे काउंट मत करो, मीटिंग का डे काउंट मत करो, तो बीच में 2 वर्किंग डेज बच गए। फिर 29 सब रेगुलेशन 3 है ऑल्टरेशन इन फॉर्म और नेचर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और इन राइट्स ऑफ होल्डर्स। कभी कभार इंटरेस्ट, सॉरी नॉट इंटरेस्ट बट लेट्स से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का एग्जांपल लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे फुल्ली, मतलब फुल्ली नॉन कन्वर्टेबल, अब उसको आपने पार्टली कन्वर्टेबल बना दिया फॉर एग्जांपल, तो उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया, तो उसके लिए आपको इंटीमेट करना रहेगा। या राइट्स ऑफ द होल्डर्स, समझो किसी का शेयर होल्डिंग जो वोटिंग राइट्स वगैरह होता है ऊपर नीचे हो गया, तो उसके लिए आपको अगेन इन्फॉर्म करना है। एंड ऑल्सो ऑल्टरेशन इन डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स टू द बॉन्ड होल्डर्स, इंटरेस्ट पेमेंट का जो डेट डिसाइड हुआ था वो ऑल्टर करना है। तो 11 वर्किंग डेज इन एडवांस, अगेन वर्किंग है, तो इतने दिन पहले आपको ये इंटीमेशन देना है अगर आप कोई बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले हो तो। नेक्स्ट 42 सब रेगुलेशन 2 नोटिस ऑफ अ रिकॉर्ड डेट एंड इट्स पर्पस। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? वो दिन, जो दिन शेयर होल्डर्स होंगे ना वो लिस्ट में, वही शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देंगे या बोनस देंगे वगैरह वगैरह। तो टू डिसाइड हु विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड, वो दिन को हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। तो नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट एंड इट्स पर्पस आपको देना है स्टॉक एक्सचेंज को। नॉर्मल केसेस में 7 वर्किंग डेज इन एडवांस, बट राइट्स इशू के लिए रहेगा ना रिकॉर्ड डेट, तो 3 वर्किंग डेज इन एडवांस। नॉर्मली में फिर ऑल बाकी सब आ जाएगा, डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट, बोनस के लिए, बायबैक के लिए वगैरह वगैरह। 9 पॉइंट अदर इंटीमेशंस क्या क्या देने होंगे,
तो अदर इंटीमेशंस में आएगा पहला 42 सब रेगुलेशन 3 रेकमेंड और डिक्लेयर डिविडेंड और कैश बोनस। अगर आप डिविडेंड रेकमेंड या डिक्लेयर कर रहे हो तो हमने ऊपर तो पढ़ा ही था, आई विल स्क्रॉल अप, ऊपर तो हमने पढ़ा ही था यहाँ पर कि 2 वर्किंग डेज इन एडवांस देना है, बट ये मीटिंग के 2 दिन पहले था, बिकॉज हेडिंग क्या बोलता है, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो मीटिंग के 2 दिन पहले आपको ये डिस्क्लोज करना है, ये इंटीमेट करना है। बट 9th पॉइंट जो है वो मीटिंग के बारे में नहीं है, ये बोलता है 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट। जो रिकॉर्ड डेट रहेगा ना उसके 5 वर्किंग डे पहले आपको, अगर आपने डिविडेंड रेकमेंड या डिक्लेयर किया है तो वो इंटीमेट करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। एंड 46 सब रेगुलेशन 3 बोलता है अपडेट एनी चेंजेस इन द कंटेंट्स ऑफ इट्स वेबसाइट। अगर आपने कोई भी ऐसा अपडेट किया वेबसाइट पे कोई भी इन्फो, तो वो भी इंटीमेट करो विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच चेंज। मतलब कि चेंज हुआ उसके बाद फर्स्ट वर्किंग डे, सेकेंड वर्किंग डे, तो ये सेकेंड वर्किंग डे तक आपको पहुंचाना है। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डेट क्या है, तो रिकॉर्ड डेट इज अ डेट ऑन विच whoever is the shareholder will be entitled to a dividend, bonus, rights, etc. etc. फिर रेगुलेशन 24 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। इसमें एग्जांपल लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक लिस्टेड एंटिटी है जो होल्डिंग कंपनी है, एंड उसकी सब्सिडरी है जियो, जो एक लेट्स से अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका एग्जांपल लेके पूरा आंसर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल बोलता है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम द बीओडी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी द डायरेक्टर ऑन द बीओडी ऑफ द मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट। इसका मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना, वो डायरेक्टर बनेगा इन जियो। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस का जियो का डायरेक्टर बनना चाहिए। एंड ये जो जियो है उसको हमने क्या बोला यहाँ पर, मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। अनलिस्टेड सबको समझता है, मटीरियल क्या होता है देखो, मटीरियल इफ subsidiaries income or net worth exceeds 20% of the consolidated income or net worth। एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पर, लेट्स से रिलायंस का इनकम है 10 करोड़ एंड जियो का इनकम है 3 करोड़। कंसोलिडेटेड मतलब ये दोनों को मिला के 13 करोड़ होता है कंसोलिडेटेड इनकम, इसका 20% आता है 2.6 करोड़। क्या जियो का इनकम 2.6 करोड़ 20% जो होता है उससे ज्यादा है? हाँ, हो रहा है, 3 करोड़ 2.6 से ज्यादा होता है। दैट मीन्स दिस सब्सिडरी इज मटीरियल फॉर मी। ओके, फिर मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी, मतलब जियो का मैनेजमेंट जो है शैल पीरियोडिकली नोटिफाई द बीओडी ऑफ द लिस्टेड कंपनी, मतलब रिलायंस का बीओडी को। जियो के मैनेजमेंट ने रिलायंस के बीओडी को कुछ तो भी स्टेटमेंट सेंड करना है, सेंड अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स एंटर्ड बाय जियो। क्या सिग्निफिकेंट होता है देखो, सिग्निफिकेंट मींस एन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट whose value exceeds 10% of the last accounting year's revenue, expense, asset, liability of that subsidiary। समझो, एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, टोटल एसेट्स 31 मार्च 20 मतलब लास्ट ईयर एंड पे ऑफ द सब्सिडरी वाज 1 करोड़ एंड एन एसेट वर्थ 11 लाख इज परचेज, मतलब के मोर देन 10% ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर्स एसेट्स। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर के एसेट्स 1 करोड़ थे, मोर देन 10% का एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हुआ है purchased in this year 4th May 20, then it is known as significant। तो इसका जो स्टेटमेंट रहेगा, ये रहा स्टेटमेंट जो रहेगा, वो जियो का मैनेजमेंट भेजेगा किसको, अपने होल्डिंग कंपनी के बीओडी को, तो रिलायंस के बीओडी को। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसमें 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों के लिए आंसर सेम है। ये फर्स्ट और ये सेकंड बुलेट है, दोनों के लिए ये 3 डब्बे आंसर है। पहला ट्रांजैक्शन है listed entity to dispose of investment in shares of the material subsidiary। क्या बोला है? listed company मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर अपना शेयर होल्डिंग एक मटेरियल सब्सिडरी से डिस्पोज कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग टू लेस देन 50%। और ये जो शेयर होल्डिंग है वो खुद का शेयर होल्डिंग हो या टुगेदर विद सब्सिडरीज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस 60% होल्ड कर रहा है एंड अगर उसको बेचना है लेट्स से 20%, तो अब नेट उसका 40% हो गया ना होल्डिंग, मतलब कि लेस देन 50% जा रहा है। या रिलायंस जो है वो 40% होल्ड कर रहा था
रिलायंस के लेट्स से होली ओन सब्सिडरीज है, होली ओन सब्सिडरी नंबर 1 10% होल्ड कर रहा है, होली ओन सब्सिडरी नंबर 2 10% होल्ड कर रहा है, तो रिलायंस ऐसे देखोगे तो टोटल 60% होल्ड कर रहा है इन जियो। अगर ये होली ओन सब्सिडरी 1 और 2 का आपको शेयर होल्डिंग बेचना है, मतलब कि ये 10% जो है यहाँ से आपको निकालना है, तो आपका जो शेयर होल्डिंग रहेगा दैट विल फॉल बिलो 50%, चाहे वो अपना खुद का हो या यू नो इट विल बी टुगेदर विद द सब्सिडरीज। अगर वो लेस देन 50% हो रहा है या आप कंट्रोल सीज कर रहे हो, मतलब कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे वो सब्सिडरी को, तो नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, आपका मटेरियल सब्सिडरी का आप शेयर होल्डिंग लेस देन 50% कर रहे हो, तो नॉर्मली नॉट अलाउड। बट अगर आपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया तो अलाउड। कौन से शेयर होल्डर्स? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिस्टेड एंटिटी के जो होल्डिंग कंपनी है ना, उसके शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो वो अलाउड होगा, या तो अंडर अ स्कीम ऑफ एनी अरेंजमेंट अप्रूव्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये कंपनीज एक्ट में आता है अरेंजमेंट, बेसिकली इट वुड बी मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई तो भी अरेंजमेंट रहेगा जिसके वजह से आपका शेयर होल्डिंग लेस देन 50% फॉल हो रहा है, बट ये स्कीम जो है वो अप्रूव्ड है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो चलेगा, फ्रीली अलाउड। और अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी में अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान बना है, कोई रिकवरी करने का प्लान बनाया है क्रेडिटर ने या लेंडर ने, एंड उसके द्वारा आपका ये लेस देन 50% हो रहा है होल्डिंग, तो अगेन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी तो कोई बात नहीं है, फ्रीली अलाउड होगा। बट फ्रीली अलाउ होने के लिए आपको डिस्क्लोज करना होगा ये चीज टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे ऑफ द प्लान अप्रूवल। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये आरआईएल का एक अरेंजमेंट का स्कीम ड्राफ्ट हुआ है जिसको एनसीएलटी ने अप्रूव किया, या उसके अगेंस्ट समझो रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है, इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, जिसके वजह से उसका शेयर होल्डिंग जो है वो लेस देन 50% जा रहा है। समझो ये जो सब्सिडरी होगा ना, ये सब्सिडरी में डेट टू इक्विटी कन्वर्ट हुआ रहेगा, तो जो डेट होल्डर्स रहेंगे ना, बैंक वगैरह, वो लोग को इक्विटी होल्डर बना दिया, उससे एडिशनल इशू किया रहेगा इक्विटी, एंड रिलायंस को होल्डिंग लेस देन 50% चला गया। ऐसा कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन होता है जो अप्रूव कर दिया है कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, एंड इफ इट इज डिस्क्लोज टू रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे ऑफ द प्लान अप्रूवल, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीली अलाउ हो जाएगा, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्रीली अलाउड। या तो एक और ट्रांजैक्शन है जिसके लिए सेम आंसर ये लागू पड़ता है, इफ लिस्टेड एंटिटी वांट्स टू सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ एसेट्स of the material subsidiary amounting to greater than 20% of the assets of the material subsidiary on an aggregate basis। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में आपको चेक करना है। समझो ये जो सब्सिडरी है उसके साल के शुरू में, मतलब कि ऑफकोर्स लास्ट ईयर के एंड पे एसेट्स थे 1 करोड़, ठीक है, ये 1 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स थे उसके। समझो आपको अप्रैल में आपने 1 लाख का एसेट बेचा, मई में आपने 1 लाख का एसेट बेचा, टोटल अभी तक 2 लाख, मतलब कि 2% का बेचा है आपने। समझो अभी आपको जून में 10 लाख का एसेट बेचना है, मतलब कि अभी तक 12% हो गया, कर लो कोई बात नहीं। उसके बाद समझो जुलाई आता है, जुलाई में आपको 10% और बेचना है एसेट्स। अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये 1 लाख, ये 1 लाख और ये 10 लाख, 12% ऑलरेडी हो गया था, अब 22% तक जाने वाला है। तो ऑन एन एग्रीगेट सारे मिला के अगर मोर देन 20% जा रहा है तो इट इज नॉट अलाउड, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो अलाउड। एंड अगर कोई स्कीम अरेंजमेंट का रहेगा या रेजोल्यूशन प्लान के द्वारा ये सेल होता रहेगा जो कोर्ट ने अप्रूव किया है, तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे एंड देन इट विल बी फ्रीली अलाउड। ओके, तो ये था LODR, सेबी LODR 2015।